चलिए बताइएगा। एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से आकाशीय पिंडों अथवा बहुत अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को आसानी से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दूरबीन। ठीक है। दूरबीन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन? हाँ, दो प्रकार का। हाँ सही है, अपवर्तक दूरबीन और परावर्तक दूरबीन। ठीक है। अपवर्तक दूरबीन यानी रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन? हाँ सही है, खगोलीय दूरबीन, पार्थिव दूरबीन और खगोल और गैलीलियन दूरबीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। खगोलीय दूरबीन का के निर्माण किसने किया था? हाँ सही है, 1611 में केपलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। गैलीलियन दूरबीन का निर्माण कब और किसने किया था? ये किया था गैलीलियो ने 1609 ईस्वी में। 1609। ठीक है, 1609। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। खगोलीय दूरबीन में अंतिम प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, इसलिए यह दूरबीन पार्थिव वस्तु को देखने के लिए उपयुक्त नहीं होता। यदि दूरबीन में प्रतिबिंब को वस्तु की अपेक्षा सीधा कर देने की समुचित व्यवस्था कर दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा दूरबीन कहते हैं? हाँ, उसे पार्थिव दूरबीन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। खगोलीय दूरबीन में बड़े फोकसांतर वाले लेंस को वस्तु की ओर रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? वस्तु की ओर हाँ सही है, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कम फोकसांतर वाले लेंस के समीप आंख रखकर वस्तु के प्रतिबिंब को देखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ सही है, उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं, आई लेंस कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनंत के लिए समायोजन, इस समायोजन में अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है जो काफी आवर्धित होता है। इस तरह समायोजन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरबीन में अनंत के लिए समायोजन, इस समायोजन में अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है जो काफी आवर्धित होता है। इस तरह समायोजन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनंत के लिए फोकस करना, है ना, फोकसिंग फॉर इनफाइनाइटी। अगला क्वेश्चन बताइएगा। पार्थिव दूरबीन में प्रतिबिंब कैसा बनता है? हाँ, सीधा और काल्पनिक। हाँ, सीधा और काल्पनिक बनता है। ठीक है। बताइएगा, पार्थिव दूरबीन में कितने लेंस लगे होते हैं? हाँ, 3 लेंस रहता है, 3 लेंस। तीनों उत्तर लेंस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, गैलीलियन दूरबीन में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? हाँ, वास्तविक और सीधा बनता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, लगभग 600 ईसा पूर्व में यूनान के किस दार्शनिक ने देखा कि अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े आदि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है? हाँ सही है, थेल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, घर्षण से प्राप्त
विद्युत को क्या कहते हैं? घर्षण से प्राप्त विद्युत को घर्षण विद्युत, हाँ घर्षण विद्युत कहते हैं। ठीक है, अगला बताएगा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसकी विषय वस्तु वैसे आवेशित पदार्थों के गुणों का अध्ययन है जिन पर विद्युत आवेश स्थिर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाँ सही है, उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब घर्षण से विद्युत उत्पन्न की जाती है तो उसमें वस्तु रगड़ी जाती है, और जो वस्तु रगड़ी जाती है दोनों ही में समान परिमाण में विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं, लेकिन दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेशों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है। एक वस्तु पर कौन सा आवेश होता है, दूसरी वस्तु पर कौन सा आवेश? हाँ सही है, एक वस्तु पर ऋणात्मक और दूसरे वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, और आवेशों के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक पदों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हाँ सही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न विद्युत को क्या कहा जाता है? हाँ, उसे धनात्मक विद्युत कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, एबोनाइट या लाख की छड़ को फ्लानेल या रेदार खाल, इन दोनों में से किसी से रगड़ने पर उन पर उत्पन्न विद्युत को क्या कहते हैं? हाँ सही है, ऋणात्मक विद्युत कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि रोआ और फ्लानेल को आपस में रगड़ेंगे तो किस पर धनात्मक और किस पर ऋणात्मक होगा? हाँ, रोआ पर धनात्मक और फ्लानेल पर ऋणात्मक। ठीक है, जो पहले आता है उस पर धनात्मक और जो बाद में आता है उस पर ऋणात्मक। ठीक है, अगला बताएगा, रबड़ और रेजिन को आपस में रगड़ते हैं तो रबड़ पर कौन सा चार्ज आ जाता है? हाँ धनात्मक, जो पहले वाला रहेगा उस पर धनात्मक और बाद वाला पर ऋणात्मक। हाँ नहीं करता, हाँ, प्रवृत्ति दिया है नीचे में एक चार्ट, अगर बड़ा वाला को छोटा में घटाएंगे वही तो हम कह रहे हैं, देगा तो फिर उलट जाएगा, लेकिन जो ऑर्डर दिया हुआ है ना उसी के अनुसार हम पूछ रहे हैं। अगर जो उलट देंगे ना, जैसे कि अब रबड़ को रेजिन से करेंगे तो रबड़ में तो धनात्मक ही होगा ना, रबड़ में धनात्मक ही होगा। अरे हाँ, जो जिसमें जो ऑर्डर है ना, फर्स्ट में रोआ है, फिर सेकंड में फ्लानेल है, तो रोआ में जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब ये दोनों के बीच कराया जाएगा तब। ठीक है, अब जब है रोआ और चमड़ा बीच में गैप हो गया तो चमड़ा में होगा निगेटिव और रोआ में पॉजिटिव। मतलब कि ये जो 15 तक जो ऑर्डर है ना, 15 तक जो, जैसे कि आप 11-15 में कीजिएगा तो 11 वाला पॉजिटिव होगा, 15 वाला निगेटिव होगा, उसी तरह से इसमें है, समझे? आगे पर देखिए क्लियर होगा। हाँ ठीक है, हाँ दो ही तो है, वही है। हम उसमें देखे ना कि 11 से अगर करते हैं 15 में तो पॉजिटिव, अच्छा, लेकिन 11 से 1 में करेंगे तो निगेटिव। हम ऐसा पढ़ 11 से 1 में करेंगे तो कौन निगेटिव, ये बताइए? रोआ वाला पॉजिटिव होगा और रबड़ निगेटिव होगा, ये ध्यान में। 11 से 15 में भी करेंगे तब भी पॉजिटिव, 11 से 1 में भी करेंगे तब वो पॉजिटिव। हाँ, शुरू वाला जो पहले वाला रहेगा पॉजिटिव और बाद वाला निगेटिव। इनका कहने का मतलब है पहले 11 हाँ, उसके बाद 1 वाला। हाँ, 11 और 15 में कर देना। हाँ, 11 और 1 में करेंगे तो एक ही पॉजिटिव। हाँ एक वाला पॉजिटिव, उल्टे नहीं। एक वाला पॉजिटिव होगा। समझ में वो गलती नहीं। अच्छा, यदि कांच 5 को रेया 7 के साथ रगड़ा जाए तो कांच में धन आवेश है ना, कांच में धन आवेश, लेकिन यदि कांच को रोआ से रगड़ा जाएगा तो कांच में ऋण आवेश। हाँ उल्टा हो जाता है, मतलब हाँ सही हो गया, मतलब उसके मतलब दूसरा से रगड़ेंगे तो उसमें उल्टा हो जाएगा। हाँ उल्टा है इसमें, ठीक है, सारणी के अनुसार
एक दूसरा, जैसे एक को स्थिर रखेंगे और दूसरा को रगड़ेंगे, फिर दूसरा को स्थिर रखेंगे, फिर पहला को रगड़ेंगे, ठीक 11 है। से अगर 15 हाँ। जाएंगे तो घन ना, तो मुंह गाने हाँ, धनात्मक। 11 को अगर 1 से करेंगे तो ऋण। हाँ, ठीक है, मतलब कि एक को स्थिर रखना है, दूसरा को रगड़ना है, उस तरह से तो उल्टा पुल्टा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, सजातीय आवेशों में क्या होता है? इसमें दोनों में 11 नंबर पॉजिटिव होगा ना, हाँ? दोनों में 11 नंबर ही पॉजिटिव होगा ना। नहीं, अब यहाँ रगड़ने के केस में आ गया ना, तो नेगेटिव होता है। 11 से 15 रख रहे हैं। हाँ। 15 नंबर नेगेटिव हाँ। और 11 पॉजिटिव। हाँ। 11 से 1 कर रहे थे, 1 हाँ। पॉजिटिव होगा कि 11 पॉजिटिव? 11 पॉजिटिव, वही हाँ। तो बोल रहे 11 पॉजिटिव। हाँ, मतलब कॉमन वाला पॉजिटिव होगा ना सर? कॉमन वाला 11 कॉमन होगा ना सर? जो पहले आए जरूरी है 11, तुम जरूरी नहीं। ठीक है, 5 से लगे जो उल्टा से आएगा नेगेटिव, हाँ हाँ। पहले वाला नेगेटिव हो जाएगा, उल्टा से आएगा। सजातीय आवेशों में क्या होता है? नहीं सर, हाँ, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है, और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, घर्षण के कारण उत्पन्न आवेशों की घटना को समझने के लिए भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर अनेक सुझाव दिए हैं। वर्तमान में आधुनिक कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? हाँ, सही है, आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का विकास किन वैज्ञानिकों के कारण संभव हो पाया? हाँ, थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर। हाँ, नील्स बोर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, किसी जगह विद्युत से आविष्ट वस्तु अगर रहती है तो उसका प्रभाव उसके चारों ओर सीमित क्षेत्र पर पड़ता है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? हाँ, सही है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखा वह पथ है जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है, अतः विद्युत बल रेखा वह वक्र जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु क्षेत्र की किस चीज को बताती है? वो दिशा, हाँ, दिशा को बताती है, ठीक है। अगला बताएगा, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? सही है, उन्हें चालक कहते हैं। और सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी, ठीक है। और जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अचालक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है, उन्हें क्या कहते हैं? हाँ, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे हाँ, सही है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम, ये सब अर्धचालक है, ठीक है। अगला बताइएगा, सोडियम नहीं। अगला बताइएगा, ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। और ताप बढ़ाने पर चालक की विद्युत चालकता क्या होती है? घट जाती है, ठीक है। जबकि अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ाने से क्या होती है? बढ़ जाती है, और जबकि ताप घटाने से घट जाती है अर्धचालक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियां मिलाने पर उसकी विद्युत चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, हाँ, बढ़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चालक, अचालक एवं अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या किस सिद्धांत के अनुसार की जा सकती है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे इसमें पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 43-44।
वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में CO2 की मात्रा कितना परसेंट है? हाँ सही है, 0.03%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे दिन के समय कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? CO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस कौन है? CO2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? हाँ शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, हाँ ड्राई आइस। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय घोल क्या कहलाता है? कौन सा अम्ल? कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय घोल कौन सा अम्ल कहलाता है? कार्बोनिक। हाँ सही है, कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र बताइए। H2CO3। हाँ H2CO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है, क्यों? हाँ, पेड़ पौधे रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जल गैस किसका मिश्रण होता है? हाँ सही है, हाँ वही कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? हाँ सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ किससे बनते हैं? हाँ सही है, पॉलीकार्बोनेट्स के बने होते हैं। आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? हाँ कार्बन फाइबर। ठीक है, कार्बन फाइबर। ऐसे क्या यूज होता है? हाँ वो तो धातु है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सिलिकॉन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? 14। ठीक है, अगला बताएगा, सिलिकॉन की परमाणु संख्या? 14 और 14। हाँ, और परमाणु भार? हाँ सही है, 28.1। ठीक है, बताएगा, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3p2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन के हाइड्राइड क्या कहलाते हैं? सिलिकॉन के हाइड्राइड क्या कहलाते हैं? सिलोन। हाँ सिलोन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परत में सिलिकॉन की प्रतिशत मात्रा कितना परसेंट है? हाँ 27.72। इसमें 69 है। ठीक है, 72 सही है। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन कार्बाइड को क्या कहते हैं? सिलिकॉन के यौगिक है सिलिकॉन कार्बाइड, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कार्बोरेंडम। हाँ कार्बोरेंडम कहते हैं इसे, और कृत्रिम हीरा भी कहते हैं, है ना। सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा भी कहते हैं। सिलिका का रासायनिक सूत्र बताइए। हाँ O2, SiO2। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ को आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 15 में। ठीक है,
वर्ग 5A के तत्व कौन कौन है? बिस्मथ, आर्सेनिक, कैसा पेट्रोलियम वर्ग कौन कौन है? 3 गो है ना? बिस्मथ और नाइट्रोजन नहीं है, ये सब है। कौन कौन? तो फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, है ना? फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, ठीक है। नाइट्रोजन और बिस्मथ नहीं है, ठीक है। 5 है। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन वायु का एक प्रमुख अवयव है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? सही है, 78%। आयतन की दृष्टि से पूछ रहे हैं। हाँ, आयतन की दृष्टि से पूछ रहे हैं, ठीक है। बाहुल्य भारानुसार रहेगा तो 0.01%। हाँ, वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भारानुसार, भार के अनुसार मात्र है 0.01%, ठीक है। आयतन के अनुसार है 78%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना %? हाँ, 46%, ठीक है। अगला बताएगा, पेड़ पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? हाँ, नाइट्रेट्स के रूप में, ठीक है। अगला बताएगा, प्रयोगशाला में क्रोमियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के मिश्रित घोल को कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके नाइट्रोजन गैस बनाई जाती है? 700। हाँ, 700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगला बताएगा, नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग किसके उत्पादन में होता है? अमोनिया। हाँ, सही है, अमोनिया के उत्पादन में, ठीक है। अगला बताएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से उसके उपयोगी यौगिकों के बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? हाँ, सही है, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, वो भी कहते हैं उसको, ठीक है, नाइट्रोजनीकरण। अगला क्वेश्चन बताएगा, लेगुमिनस परिवार या दलहनी परिवार के पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला कौन सा सहजीवी जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है? हाँ, राइजोबियम, राइजोबियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? हाँ, नाइट्रोजन यौगिकों का नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो विनाइट्रीकरण। हाँ, विनाइट्रीकरण, ठीक है। और विनाइट्रीकरण क्रिया किसके द्वारा संपादित किया जाता है? जीवाणुओं द्वारा। हाँ, जीवाणुओं द्वारा, और इसे कहते हैं विनाइट्रीकारक जीवाणु। फास्फोरस के कुछ अपरूप का नाम बताइए। फास्फोरस, हाँ, सही है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस और सिंदूरी फास्फोरस। हाँ, सिंदूरी फास्फोरस, ठीक है। आर्सेनिक के एलोट्रोप बताइए, अपरूप कौन कौन है? सर, अल्फा आर्सेनिक, बीटा आर्सेनिक, गामा आर्सेनिक। हाँ, सही है, ठीक है। पीला आर्सेनिक, काला आर्सेनिक, धूसर आर्सेनिक, ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा, लाल, काला, धूसर। हाँ। नेक्स्ट है, एंटीमनी के अपरूप बताइए। अल्फा, बीटा हाँ? इसमें भी वही है ना? लाल, पीला, वही पीला या अल्फा एंटीमनी, है ना? काला या बीटा एंटीमनी, ठीक है ना? पीला या अल्फा एंटीमनी, काला या बीटा एंटीमनी, ठीक है। बेरवादार या विस्फोटक एंटीमनी,
धातु या रवेदार एंटीमनी, ये सब एंटीमनी के अपरूप है, एलोट्रॉप। प्रकृति नाइट्रोजन के यौगिकों के निर्माण एवं विनाश का एक चक्र चलता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ठीक है। अगला बताएगा, कृत्रिम विधि द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण या स्थिरीकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? हाँ, हाइबर विधि और बर्कलैंड आइड विधि। हाँ, बर्कलैंड आइड ये क्या है वो? हाँ, हाइबर विधि और बर्कलैंड आइड विधि। ठीक है, वही है, दोनों समय एक में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम साइनाइड को किस नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में होता है? उर्वरक। हाँ, उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में, उसका नाम क्या है? कैल्शियम साइनाइड को किस नाम से जाना जाता है? बोलिए। ये कौन साल्ट लीटर है? इसको कहते हैं नाइट्रोलिम। हाँ, कैल्शियम साइनाइड। हाँ, कैल्शियम साइनाइड को नाइट्रोलियम के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। ठीक है। अगला बताइएगा, नाइट्रोजन गैस मैग्नीशियम धातु के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सा यौगिक का निर्माण करता है? CO2 के साथ। नाइट्रोजन गैस मैग्नीशियम धातु के साथ, है ना, प्रतिक्रिया करके किस यौगिक का निर्माण करता है? हाँ, मैग्नीशियम नाइट्राइड। हाँ, मैग्नीशियम नाइट्राइड का निर्माण करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में किसने अमोनियम क्लोराइड तथा लाइम के फिर से सुनिए, सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में किस वैज्ञानिक क्लोराइड तथा लाइम के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस प्राप्त की और उसका नाम क्षारीय वायु रखा? तो वैज्ञानिक का नाम है प्रिस्टले। हाँ, प्रिस्टले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने 1785 में बताया कि अमोनिया नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का यौगिक है? किस वैज्ञानिक ने 1785 में बताया कि अमोनिया नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का यौगिक है? तो उसका नाम है बर्थोलेट। अगला बताएगा, अमोनिया की संरचना कैसी होती है? हाँ, सही है। हाँ, टेट्राहेड्रल होती है। आकृति कैसी होती है? अमोनिया की आकृति बोलिए। हाँ, पिरामिडल। हाँ, पिरामिडल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमोनिया कॉपर सल्फेट के घोल से प्रतिक्रिया करके किस रंग का जटिल यौगिक क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट बनाता है? अमोनिया कॉपर सल्फेट के घोल से प्रतिक्रिया करके किस रंग का जटिल यौगिक क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट बनाता है? तो गहरे गहरे नीले रंग का। गहरे नीले रंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा, अमोनिया का उपयोग किस विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के रूप में किया जाता है? अमोनिया का उपयोग किस विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है? तो वह है ओसवाल्ड विधि। ओसवाल्ड विधि। ठीक है। अगला है, अमोनिया का उपयोग
किस विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन में प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में होता है? तो उस विधि का नाम है सोल्वे विधि। हाँ, सोल्वे विधि। ठीक है। अगला बताएगा नौसादर का व्यापारिक नाम क्या है? नौसादर का व्यापारिक नाम बताइए। क्लोराइड चलिए इसका सूत्र बोल देते तो बताएगा व्यापारिक नाम। NH4Cl। हाँ, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन बताइएगा लाफिंग गैस किसे कहते हैं? हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O। ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? सही है, प्रिस्टले। ठीक है। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन 3 विधियों से किया जाता है। तीनों विधियों के नाम बताइए। बताइए। एक है ओसवाल्ड विधि, दूसरा है बर्कलैंड आइड विधि और तीसरा है वकयंत्र विधि। हाँ, वकयंत्र विधि। ठीक है। अगला बताएगा एक आयतन सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा 3 आयतन सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिश्रित करने पर जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, सही है, उसे अम्लराज कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। ठीक है। अगला बताइएगा कार्बन डाइसल्फाइड के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड को मिश्रित कर उसका उपयोग किसमें किया जाता है? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड को मिश्रित कर उसका उपयोग किसमें किया जाता है? फ्लैश फोटोग्राफी में। हाँ, फ्लैश फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है। अगला बताइएगा सिंदरी के उर्वरक कारखाने में किसका उत्पादन किया जाता है? हाँ, सही है, अमोनियम सल्फेट। हाँ, अमोनियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। अगला बताएगा सोडियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? हाँ, सही है, चिली साल्ट पीटर। कैल्शियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? ठीक है, नॉर्वेजियन साल्ट पीटर। ठीक है। अगला बताएगा पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं? सोरा। ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? अमोनियम कार्बोनेट को कहते हैं स्मेल्टिंग साल्ट। हाँ, स्मेल्टिंग साल्ट। ठीक है। अमोनियम क्लोराइड तथा क्लोरोस्टैनिक अम्ल के सांद्र विलयन से प्राप्त लवण को क्या कहा जाता है? फिर से सुनिए, अमोनियम क्लोराइड तथा क्लोरोस्टैनिक अम्ल के सांद्र विलयन के से प्राप्त लवण को कौन सा लवण कहते हैं? उसे पिंक लवण कहते हैं, पिंक साल्ट। अगला बताएगा फास्फोरस किसका एलोट्रोप है? एनालॉग है। फास्फोरस किसका एनालॉग है? तो नाइट्रोजन का। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में फास्फोरस की उपस्थिति अनिवार्य है। जानवरों की हड्डियों में लगभग कितना प्रतिशत कैल्शियम फॉस्फेट रहता है? 58%, 58%। ठीक है। फास्फोरस का संकेत क्या होता है? बी। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15। फास्फोरस का परमाणु भार 31। ठीक है। ठीक है, आगे इसमें पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 139-40 रसायन विज्ञान।
बताएगा प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में प्रचलन किसके द्वारा होता है? विकृति। हाँ हाँ, प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में प्रचलन किसके द्वारा होता है? हाँ, वही प्रचलन मतलब कि इसको कहते हैं अंग्रेजी में लोकोमोशन। हाँ ठीक है, कूटपाद और कूटपाद कशाभिका, कशाभिका या अश्माभिका उसी को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं में श्वसन तथा उत्सर्जन की क्रियाएं शरीर की बाहरी सतह के रास्ते किस क्रिया द्वारा होती है? इस क्रिया का नाम बताइए। हाँ, विसरण। हाँ, विसरण, डिफ्यूजन द्वारा। ठीक है, बताइएगा संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं में प्रजनन किस विधि द्वारा संपन्न होता है? हाँ, दो विधि है, एक है ए सेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल, अलिंगी और लिंगी। हाँ, अलिंगी और लिंगी। ठीक है, हाँ दोनों होता है। अगला है अलिंगी प्रजनन किसके द्वारा होता है? अलिंगी प्रजनन द्विविभाजन, बहुविभाजन, मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है संघ प्रोटोजोआ के कुछ उदाहरण दीजिएगा, उसके अंतर्गत जो जीव आता है। बहुत सारा है, अमीबा, एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, है ना, गैबियंस, ट्रैपेनोसोमा, है ना, यूग्लिना, पैरामेशियम, कार्डेटम, ये सब। ठीक है, अमीबा का अर्थ क्या होता है? अमीबा का बदलना। हाँ, अमीबा का अर्थ होता है बदलना। ठीक है, अगला बताइएगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होती है? हिस्टोलिटिका। हाँ सही है, पेचिस। अगला बताएगा किस परजीवी द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है? जिंजेबेलिस। हाँ, एंटमीबा जिंजेबेलिस। ठीक है, किस परजीवी से मनुष्य में सुषुप्ति रोग होता है? हाँ बता दे सर, ट्रिपेनोसोमा। हाँ ठीक है, ट्रिपेनोसोमा गैबियंस। ठीक है, अगला बताएगा किसके कारण, किस परजीवी के कारण मनुष्य में कालाजार नामक रोग होता है? एक है हाँ डोनोवानी। हाँ, लिस्मेनिया डोनोवानी, जिसमें लिस्मेनिया इंग्लैंड का है और डोनोवानी भारत का है। हाँ, मद्रास चेन्नई का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मलेरिया ज्वर किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ठीक है, प्लाज्मोडियम। सही है,
अगला क्वेश्चन है, पैरामेसियम कॉर्डेटम का आकार बहुत कुछ चप्पल से मिलता जुलता है, अतः इसे क्या कहते हैं? चप्पल युग या हाँ, चप्पल जंतु। हाँ, चप्पल जंतु कहते हैं। ठीक है। अगला बताइएगा, किसे हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है? युगलिना। हाँ, युगलिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोरिफेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया था? पोरिफेरा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा किया गया था? 1825 में रॉबर्ट ग्रांट। 1825 में रॉबर्ट ग्रांट। ठीक है। अगला है, संघ पोरिफेरा के जंतुओं की शरीर भित्ति में अनेक छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्पोर। उन्हें कहते हैं ऑस्टिया। हाँ, ऑस्टिया। ठीक है। और शरीर के अग्र सिरे पर एक बड़ा छिद्र पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं ओस्कुलम। हाँ, ओस्कुलम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या संघ पोरिफेरा में रीजेनरेशन यानी पुनरुद्भवन की क्षमता होती है? नहीं सर। होती है। हाँ, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है संघ पोरिफेरा का, इसमें कंकाल में कांटे के समान कुछ रचनाएं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्पिकुल्स। हाँ, स्पिकुल्स कहते हैं। ठीक है। अगला बताइएगा, संघ पोरिफेरा में प्रजनन किन प्रकार का होता है? दोनों होता है सर, लैंगिक हाँ, अलैंगिक। सही है। अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है। संघ पोरिफेरा का लार्वा कशाभिकीय तथा स्वतंत्र तैरने वाला होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एम्फीब्लास्तुला। हाँ, एम्फीब्लास्तुला। ठीक है। संघ पोरिफेरा के कुछ उदाहरण दीजिएगा। ये उपजगत मेटाजोआ का भाग है संघ पोरिफेरा। इसमें आता है साइकन, हाँ, यूस्पिंजिया, स्पंजिला, यूप्लेक्टेला, डायलोनेमा, ये सब जो है संघ पोरिफेरा का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूप्लेक्टेला को और क्या कहा जाता है? हाँ, यूप्लेक्टेला को और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वीनस की पुष्प मंजूषा या वीनस के फूलों की डलिया। ठीक है। सेलिन्ट्रेटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? सेलिन्ट्रेटा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुकर्ट ने 1847 में किया था। ठीक है। हाँ, और संघ सेलिन्ट्रेटा या निरेरिया के लगभग कितना जातियां हैं? 9500। हाँ, 9500 जातियां हैं। ठीक है। संघ सेलिन्ट्रेटा ये जंतु बहुकोशिकीय होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ एक ही गुहा यानी कैविटी पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतर्गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीपोएड चूनेदार अस्थि का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोरल। हाँ, कोरल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघ सेलिन्ट्रेटा के लार्वा को मुख्यतः क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लेनुला। हाँ, प्लेनुला। ठीक है। इसका उदाहरण दीजिएगा, संघ सेलिन्ट्रेटा या निडेरिया का उदाहरण। हाँ, हाइड्रा सही है। फाइसेलिया, ओबिलिया, ऑरेलिया, सी एनिमोन, पेनाटुला, गोर्गोनिया,
ये सब जो है संघ सेलिंट्रेटा का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसमें अमरत्व का गुण पाया जाता है, यानी अमर है वो, बताइए। हाइड्रा, हाँ, हाइड्रा में अमरत्व का गुण पाया जाता है, इमोर्टलिटी, कभी मरता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गोर्गोनिया को क्या कहा जाता है? गोर्गोनिया, हाँ, गोर्गोनिया जो ये है संघ सेलिंट्रेटा के अंतर्गत ही आता है, ये जीव है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं समुद्री पंखा, हाँ, सी फैन, ठीक है। और पेनाटुला को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, पेनाटुला को समुद्री कलम, हाँ, समुद्री कलम कहते हैं, ठीक है। अगला है, फाइसेलिया को साधारणतया क्या कहा जाता है? फाइसेलिया को साधारणतया कहा जाता है पुर्तगाली युद्धपोत, हाँ, पुर्तगाली युद्धपोत कहा जाता है, क्योंकि इसे देखने पर यह उल्टा जंगी जहाज जैसा लगता है ना, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथेज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? गिगेन बार 1899 में किया था। प्लेटी हेलमिंथेज शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चपटा कृमि, चपटा कृमि, ठीक है। संघ प्लेटी हेलमिंथेज के अधिकांश जंतु क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, हाँ, पैरासाइट्स। कुछ प्रजातियां स्वतंत्र जीवी या स्वच्छंद होती है, जैसे प्लेनेरिया, हाँ, प्लेनेरिया, ठीक है। चलिए अब बताएगा संघ प्लेटी हेलमिंथेज के कुछ उदाहरण। प्लेनेरिया, फैसियोला, टीनिया, सिस्टोमा, ये सब उदाहरण है, जीव का उदाहरण है, ठीक है।